मीडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। We are live on all platforms. नमस्कार साथियों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर और गंभीर विषय लेकर फिर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। भगवान श्री राम के नाम की लूट निर्बाध जारी है। धर्म, आस्था और विश्वास को बेच भारतीय जनता पार्टी के नेता मुनाफे की लूट में लगे हैं। आपको याद होगा 14 जून को हमने ये बताया कि कैसे 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद ली थी। पर ये एक मौका नहीं, लगता है कि इस श्रृंखला में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के चंदे की लूट में चंदाजीवी भाजपाइयों के अब अनेकों उदाहरण एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। साथियों, भगवान राम के मंदिर के चंदे की लूट रामद्रोह है। आज फिर हम एक और केस आपके बीच सामने लाए हैं, जहां मात्र 79 दिन के अंदर 1250% अधिक दाम पर भगवान राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को जमीन पूरे मेल जोल से और गड़बड़ झाले और घोटाले से बेच डाली गई। इससे पहले कि मैं तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं, तुलसीदास जी ने जो कहा है मैं आज उसे दोहराना उचित समझता हूं। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तुलसीदास जी ने कहा है कि राम नाम की आस्था के जो साधन होते हैं वो 10 गुना अधिक लाभदायक हो जाते हैं, परंतु राम नाम की आस्था को खंडित करके जो साधन होता है वह किसी प्रकार का फल प्रदान नहीं कर सकता। क्या भाजपाई नेता, मोदी सरकार और आदित्यनाथ सरकार ये समझती है, जानती है और आत्मसात करती है? बात सीधी है। बस यही तो हुआ। भगवान राम की अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों देशवासियों ने हजारों करोड़ का चढ़ावा और चंदा दिया। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता हूं, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदाजीवी, चंदाखोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। रोज हो रहे खुलासों से यह साफ है कि अब ये लोग दिन दहाड़े और सत्ता आड़े डकैती डाल रहे हैं, अर्थात भाजपा सरकार की सत्ता के संरक्षण में भगवान राम के अनुयायियों का छद्म वेश धारण कर देश की आस्था और राम मंदिर निर्माण के चंदे में घोटाले का खुला खेल चल रहा है। नए सनसनीखेज खुलासे से जमीन खरीदने में, राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है और कुछ तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा। पहला तथ्य, दीप नारायण नाम का व्यक्ति उत्तर प्रदेश अयोध्या का भाजपाई नेता है और भाजपा के आईटी सेल से जुड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसके फेसबुक प्रोफाइल से साफ है, जिसकी प्रतिलिपि मैं भेज रहा हूं और मेरे मित्र अभी स्क्रीन पर उसे दिखाएंगे। क्या एक क्षण के लिए दिखा सकते हैं? ये है दीप नारायण उपाध्याय, पॉलिटिशियन। आगे है एक्टिव मेंबर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश। इससे अगली पिक्चर दिखाएंगे प्लीज।
नगर निगम अयोध्या के प्रथम यशस्वी महापौर आदरणीय मामाजी ऋषिकेश उपाध्याय। तो मामा भांजा का खेल चल रहा है। इससे अगली दिखाइए। ये है आईटी सेल भाजपा के कैंप को अटेंड करते हुए दाएं हाथ को जो ये मित्र हैं दीप उपाध्याय। ठीक है साथियों, दूसरा तथ्य 20 फरवरी 2021 को ये दीप नारायण ने अयोध्या में हवेली अवध के नाम से 890 वर्ग मीटर जमीन मात्र 20 लाख में खरीदी। मैं इसकी सेल डीड आप लोगों को भेज रहा हूं। ये उस सेल डीड की प्रतिलिपि है। ये मात्र 20 लाख में खरीदी गई, इसकी प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं। इस सेल डीड में ही साफ लिखा है, अगर ये 20 लाख का मैं रेट निकालूं तो ये 2247 रुपया प्रति वर्ग मीटर आता है। पर यही सेल डीड कह रही है कि आदित्यनाथ जी ने तो ये यहां पर पेज 4 पर कॉलम नंबर 27 के कलेक्टर रेट तो 4000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। तो 4000 रुपया प्रति वर्ग मीटर भूमि के भाव का आकलन सरकार भी कर रही है। इन्होंने खरीदी 20 लाख में। तीसरा तथ्य, मात्र 79 दिन के बाद यानी 11 मई 2021 को भाजपा नेता दीप नारायण ने, जो अपने आप को अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा भी बताता है और लिखता है, तो मेयर साहब जो मोदी जी और आदित्यनाथ जी के चहेते हैं, उनके भांजे दीप नारायण, वो मात्र 79 दिन के बाद 11 मई 2021 को ये 890 वर्ग मीटर जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मार्फत चंपत राय को 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ रुपए में बेच डालते। सेल डीड की कॉपी मैं फिर आपको भेज रहा हूं। ये वो सेल डीड की कॉपी है। तो 20 लाख की जमीन 79 दिन में 2.5 करोड़ 250 लाख की हो जाती है। भूमि का रेट जो है आदित्यनाथ सरकार के मुताबिक 4000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, परंतु खरीदी जाती है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा 28,090 रुपया प्रति वर्ग मीटर में। तो साथियों, राम मंदिर निर्माण के लिए हजारों करोड़ के दिए गए दान में घोटाला साफ है। इससे क्या साफ होता है? नंबर 1, 79 दिन में जमीन की कीमत 1250% या 12.5 गुना बढ़ गई। 3 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जमीन की कीमत बढ़ रही है। ये अपने आप में हिंदुस्तान की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली जमीन होगी। जो जमीन 20 फरवरी 2021 को मात्र 20 लाख में खरीदी गई, वो 11 मई 2021 को 250 लाख रुपए में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को बेच दी गई। यह अपने आप में सनसनीखेज घोटाला नहीं तो क्या है? दूसरा तथ्य, भाजपा नेता दीप नारायण द्वारा जो भूमि 2247 रुपया प्रति वर्ग मीटर में खरीदी गई, अगर मैं प्रति वर्ग मीटर रेट निकालूं, कलेक्टर रेट 4000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, पर भगवान श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को यह जमीन 28,090 रुपया प्रति वर्ग मीटर में बेच दी जाती है। तो फिर भगवान श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के हजारों करोड़ के चंदे को इस प्रकार की चपत चंदाजीवी भाजपाइयों द्वारा कैसे लगाई गई, सवाल ये है। तीसरा तथ्य, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की ओर से श्री चंपत राय सचिव द्वारा यह जमीन खरीदी गई।
और श्री अनिल मिश्रा जो दूसरे ट्रस्टी हैं ट्रस्ट के, मोदी जी द्वारा मनोनीत किए गए हैं और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत कार्यवाहक भी रहे, वो बतौर गवाह के मौजूद रहे, उन्होंने ही दस्तखत किए। क्या श्री चंपत राय सचिव राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट और ट्रस्टी व श्री अनिल मिश्रा ट्रस्टी की ये जिम्मेवारी नहीं थी कि वो हजारों करोड़ के राम भक्तों के चंदे के पैसे से भुगतान करने से पहले ये वजह तो पूछते कि भैया 79 दिन में 20 लाख की जमीन 250 लाख की कैसे हो गई, 12.5 गुना कैसे बढ़ गई, राम के भक्तों के चंदे का हम ये भुगतान क्यों करें। चौथा तथ्य है, जमीन बेचने वाला भाजपा नेता दीप नारायण, भाजपा का नेता है, उनकी आईटी सेल से जुड़ा है। दीप नारायण तथाकथित तौर से अयोध्या के मेयर मोदी जी के चहेते ऋषिकेश उपाध्याय का भांजा है, जैसा उसकी फेसबुक प्रोफाइल से भी साफ है। जमीन खरीदने वाले श्री चंपत राय और श्री अनिल मिश्रा दोनों ही भाजपा और राष्ट्रीय सेवक संघ की विचारधारा से जुड़े हैं। तो इस सारे मामले के मायने क्या है, सवाल ये उठता है। और एक और तथ्य है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? महंत नृत्य गोपाल दास जी। जब इससे पिछला घोटाला सामने आया था तो महंत नृत्य गोपाल दास जी ने आगे आकर कहा कि भैया मुझसे तो 1 साल से चंपत राय या कोई और ट्रस्ट के पैसे का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, इस बारे कोई राय मशवरा होता ही नहीं, कोई पारदर्शिता है ही नहीं। तो जब राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास जी को पता नहीं, तो हजारों करोड़ के चंदे में गोलमाल क्या है। और यही नहीं, एक और हमारे सिद्ध संत शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती जी ने भी हजारों करोड़ का चंदा जो राम भक्तों ने दिया है राम मंदिर निर्माण के लिए, उसमें अनियमितता के खुले खुले आरोप लगाए हैं, परंतु कोई इसका जवाब देता ही नहीं। साथियों, इसलिए आपने देखा कि पहले भी जब 14 जून को हमने बताया कि 18 मार्च 2021 को भी जब एक और जमीन का टुकड़ा 2 करोड़ में खरीदा गया, 5 मिनट में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दिया गया, उसका भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया। तब भी खरीद किसने की थी? चंपत राय जी ने। तब भी गवाह कौन थे? अनिल मिश्रा जी। तब भी तीसरे व्यक्ति कौन थे? भाजपा के अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। अब भी ये सब लोग मौजूद हैं। तो ये चक्कर क्या है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को 5 सवाल देश के राम भक्तों और देशवासियों की ओर से। पहला, क्या कारण है कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के चंदे की खुली लूट करने वाले पापियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही करने बारे मोदी जी, आदित्यनाथ जी पूरी तरह चुप हैं, मौन बने हैं? दूसरा सवाल, क्या पीएम और सीएम बताएंगे कि मात्र 79 दिन में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ गई? तीसरा सवाल, जब भाजपा सरकार द्वारा, जब यूपी की भाजपा सरकार द्वारा जमीन की कीमत 4000 रुपया वर्ग मीटर आंकी गई है, तो फिर ये जमीन हजारों करोड़ के राम भक्तों के चंदे से राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 28,090 रुपया प्रति वर्ग मीटर में कैसे बेच दी गई? चौथा सवाल, क्या भाजपा नेता राम मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठे किए गए चंदे को चूना लगा मुनाफे की लूट में लगे हैं? और पांचवा और आखिरी सवाल,
श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिए गए हजारों करोड़ के चंदे में से कितनी और रजिस्ट्रियों में चंदाखोर चंदाजीवियों ने खुली लूट की है? क्या अब सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में पूरे मामले की जांच व पैसे के लेन देन के ऑडिट कर सारे तथ्य देशवासियों के समक्ष रखने की जरूरत नहीं है? मोदी और योगी सरकारें जान लें कि राम नाम के नाम पर की गई चंदे की लूट रामद्रोह से कम कुछ नहीं। कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहें तो अब स्वागत है। प्रणब जी। धन्यवाद सर। पहला सवाल आनंद पटेल जी का। 10 मिनट डाल दिया सर। मेरा सवाल ये है कि इससे पहले जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो लगभग ऐसे ही आरोप थे, कम रेट पे जमीन खरीद के उसको ज्यादा रेट पे ट्रस्ट को बेचा गया। आप लोगों ने उम्मीद जाहिर की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का सुओ मोटो संज्ञान लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अभी तक हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं जो बहुत सिमिलर पैटर्न है नजर आ रही। तो क्या अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, या कांग्रेस पार्टी कोई एजिटेशन प्लान कर रही है जमीन पर? थैंक यू। हमारा ये मानना है भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में बने, ये तो सब देशवासी चाहते हैं। पर वो हजारों करोड़ रुपया जो देशवासियों ने भगवान श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आस्था और विश्वास से दिया है, क्या उस पैसे की लूट खुलेआम की जा सकती है? वो भी भाजपा के नेताओं द्वारा सवाल है। हम सब ये जानते हैं भगवान श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसका निर्माण हो रहा है। उसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप नरेंद्र मोदी जी ने बतौर प्रधानमंत्री इस ट्रस्ट का गठन किया। तो आदेश कहां से आया? माननीय सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो सम्मानित न्यायाधीश गण हैं, ये उनका दायित्व नहीं कि उनके द्वारा निर्देश से बनाई गई ट्रस्ट में खुलेआम सरकार के भाजपाई नेता कहीं ना कहीं सरकार के प्रत्यक्ष और परोक्ष संरक्षण में हजारों करोड़ के चंदे की लूट कर रहे हैं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? जवाब है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है। ये सुप्रीम कोर्ट को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए और उन्हें सुओ मोटो संज्ञान लेकर सारे मामले का सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग में ऑडिट करवा और पूरे मामले में दोषियों को सजा देनी चाहिए। और हजारों करोड़ चंदा जो देश के लोगों ने दिया है वो कुछ चंदाजीवी और चंदाखोर लूटकर ना खा जाएं, भगवान राम की आस्था के नाम पर, ये सुनिश्चित करना भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है। और उसके साथ साथ अगर किसी की जिम्मेवारी है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने इस ट्रस्ट का गठन किया है। अब सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे? ये हम उनके विवेक पर छोड़ते हैं। धन्यवाद सर। मैं अगला सवाल लेता हूँ। साम्या, इज योर क्वेश्चन ऑन suo moto or something else? No sir, after the suo moto I could take a question. Okay, I'll first invite suo moto questions. अगला सवाल इंगित करिए कृपया। जी प्रणाम सर। मैं आता हूँ जैन, सिद्धार्थ के बाद आपके पास आता हूँ। सर नमस्कार। आप कांग्रेस पार्टी लगातार जो है ये सवाल उठा रही है। अभी आपने ये बात भी साफ की कि आप सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हैं, लेकिन राम मंदिर बनाना बीजेपी का बहुत पुराना मुद्दा रहा। और या कहा जाए तो एक बहुत उनको मजबूती अगर मिली बीजेपी को तो राम मंदिर के मुद्दे पर मिली। तो क्या आप लोग उन पर भी कोई नैतिक आधार पर भी कोई सवाल छोड़ रहे हैं क्या? जो आप पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से, कोई मोरालिटी पे भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं? उस एंगल से मैं आपकी बात जानना चाहता हूं। और दूसरा सुओ मोटो से हटके है, वो कहें तो मैं भी पूछ लूं, कहें तो बाद में। वो मैं आपको बाद में ले लूंगा, पहले आपके इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब। आदरणीय मित्र, भगवान श्री राम के नाम पर
हजारों करोड़ की जो लूट चल रही है उसकी जवाबदेही तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है ही। ये नैतिकता का प्रश्न नहीं, ये संवैधानिकता का प्रश्न। इसलिए आप नैतिकता और संवैधानिकता दोनों के मापदंडों पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आचरण को परखना पड़ेगा। मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप हो रहा है। ये किसी व्यक्ति विशेष या दल का एजेंडा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, ट्रस्ट बना दी, ट्रस्ट का आदेश किया, इसलिए भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होगा। उस ट्रस्ट का गठन बतौर प्रधानमंत्री किसने किया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निर्वहन किसने किया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ट्रस्ट उन्होंने बनाई, ट्रस्टी उन्होंने बनाए, चंदा ट्रस्ट के पास गया और चंदे की लूट भाजपा के नेता कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट के लोगों का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति इसके अंदर प्रथम दृष्टि से साफ नजर आती है। तो ऐसे में संवैधानिकता, नैतिकता और कानून का निर्वहन कौन करेगा? साफ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये देशवासी जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं हजारों करोड़ के चंदे की लूट में भाजपा नेताओं को प्रधानमंत्री जी का प्रत्यक्ष या परोक्ष आशीर्वाद है। राम नाम के नाम पर जो चंदे की लूट करेगा उसको भगवान श्री राम सहित देशवासी कभी माफ नहीं करेंगे। अब जो है गेंद प्रधानमंत्री जी के पाले में है कि वो क्या कार्यवाही करते हैं। धन्यवाद सर। मैं अगला सवाल लेता हूं जैनेन्द्र का एबीपी से। नमस्कार जैनेन्द्र जी। जी नमस्ते सर। रणदीप सर, अभी जो पटेल साहब ने पूछा, मैं एक बार फिर से उस पर पूछना चाहता हूं कि साफ है इस घोटाले, कथित घोटाले के सामने आने के बाद भी कि सुओ मोटो एक्शन ना तो कोर्ट की तरफ से दिख रहा है, ना ही सरकारों की तरफ से दिख रहा है, सेंटर या स्टेट के। तो ये न सिर्फ एक भ्रष्टाचार का विषय है बल्कि आस्था पर भी एक चोट का विषय है। तो कांग्रेस क्यों नहीं इस विषय को लेकर के अदालत में जाती है? और क्या अगर आपकी सरकार, चूंकि 6 महीने बाद यूपी में चुनाव भी है, तो क्या आप लोग ये वादा करेंगे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप लोग इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे चुनाव के बाद? आदरणीय मित्र, इसके दो बड़े सीधे पहलू हैं। ये प्रांतीय सरकार का विषय नहीं। पहली बात तो जान लीजिए, प्रांतीय सरकार को तो अगर कोई अपराध मिलेगा तो एफआईआर दर्ज करने का दायित्व है, परंतु भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो रहा है। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया था। स्वाभाविक तौर से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी, उन्होंने इस ट्रस्ट का गठन किया। क्योंकि वही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं तो ट्रस्टी भी उन्होंने ही बनाए। प्रांत में भी सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी सरकार भाजपा की है। ट्रस्ट के ट्रस्टियों की घोषणा भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने की। ट्रस्टियों को चुना भी उन्होंने, आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। तो ऐसे में दो संस्थाओं का नैतिक, कानूनी और संवैधानिक दायित्व है घोटाले और गड़बड़ झाले की जांच करवाने का। पहला दायित्व है जिनके आदेश अनुसार मंदिर निर्माण हो रहा है और ट्रस्ट का गठन हुआ, वो है देश की सुप्रीम कोर्ट। मैं एक भारतीय के तौर पे आश्चर्यचकित हूं कि देश के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इतने साफ घोटाले और गड़बड़ झाले के इल्जामात और कागजात सामने आने के बावजूद भी चुप्पी क्यों साधे हैं? सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही? और दूसरा,
राजधर्म निभाने का संवैधानिक, कानूनी और नैतिक दायित्व किसका है? देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का। अगर वो अपने आप को भगवान श्री राम का भक्त या अनुयायी मानते हैं तो फिर इससे बड़ा छल और कपट भगवान श्री राम के अनुयायियों, जिन्होंने हजारों करोड़ का आस्था और विश्वास से चंदा दिया, और क्या हो सकता है? मेरे मित्र, अमानत में खयानत तो हमने पूरे देश में जाना है, पर एक बात और है, खासतौर से उत्तर भारत में और पूरे देश की संस्कृति में, जो मंदिर का, गुरुद्वारे का, मस्जिद का, गिरिजाघर का या पंचायत घर का, धर्मशाला का जो चंदा खाए, जो चंदा जीवी, चंदा चोरी करे, जो चंदे की चपत लगाए, उसको भगवान क्या, उसको कोई इंसान भी कभी माफ नहीं कर सकता। और ये तो सीधे सीधे भगवान श्री राम को धोखा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी दोनों चुप क्यों हैं? सवाल ये है। जांच होनी चाहिए, जांच करवानी चाहिए। इसलिए पिछले 5 दिन से 14 जून को हमने ये मामला पहली बार उठाया था और आज 20 जून है, तो पिछले 6 दिन से हम लगातार इस मामले को सार्वजनिक पटल पर रख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से। धन्यवाद। एक सवाल सर, हमारे साथी जो YouTube पे जुड़े हैं, संदीप फुकन जी ने पूछा है कि आफ्टर द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी हैड अक्यूज्ड द कांग्रेस ऑफ ऑलवेज अपोजिंग राम मंदिर, व्हाट इज योर रिएक्शन? आदरणीय साथी, एक पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चंदा चोर आप, चंदा जीवी आप, चंदाखोर आप, और इल्जाम हम पर। भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही ट्रस्ट का गठन हुआ। ट्रस्ट का गठन प्रधानमंत्री ने किया, ट्रस्टी प्रधानमंत्री ने बनाए। ट्रस्ट के हजारों करोड़ के एकत्रित किए चंदे की लूट कई गुना भाव पर बढ़ाकर जमीन खरीदने में साफ है। एक उदाहरण था 18 मार्च के दोनों सेल डीड का, जहां 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो गई और चंदा चोरी हो गया। एक और उदाहरण है जहां 79 दिन के अंदर 20 लाख की जमीन 250 लाख रुपए की हो गई और चंदा जीवी चंदा लूट कर ले गए। इसका जवाब भाजपाइयों को देना पड़ेगा, वो इससे बच नहीं सकते। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये केवल इस देश के करोड़ों देशवासी नहीं कह रहे। इस ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास जी ने आगे बढ़कर यह कहा कि 1 साल से ट्रस्ट, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास जी जो अयोध्या में बैठे हैं, उनसे ना कोई चर्चा हुई, ना कोई पारदर्शिता हुई। तो फिर ये पैसा कैसे गड़बड़ झाले में जा रहा है? और अब तो शंकराचार्य जी, जो हमारे स्वामी रूपानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार का इल्जाम लगाया है। तो क्या भाजपा संतों और महंतों, इन दोनों को अपमानित कर चंदा जीवियों के संरक्षण में लगी है? सवाल ये। धन्यवाद। मैं अगला सवाल लेता हूं सर, उमाशंकर जी एनडीटीवी से, उसके बाद मोहित दुबे आपके पास आता हूं। जी रणदीप, आपने कई सारे तथ्य बताए और 5 कठिन प्रश्न भी आपने पूछे हैं, और ये आज आपने नहीं किया है। आपकी पार्टी लगातार पिछले कई दिनों से ये सवाल पूछ रही है। कई टीवी चैनलों की बहस में सुनने को मिलता है, जब आपकी तरफ से या विपक्ष के दूसरे नेताओं की तरफ से दलील दी जाती है या सवाल पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है कि आपने कितना चंदा दिया, और इस सवाल के बाद सारे सवाल खत्म कर दिए जाते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने या आपने अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में क्या कोई चंदा दिया या नहीं दिया? आदरणीय मित्र, सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने कितना चंदा दिया, पर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि ये इस पूरे मामले के चंदा जीवियों के घोटाले को डीरेल करने का एक कुत्सित प्रयास है। अनेकों लाखों कांग्रेस जनों ने
लाखों भाजपाइयों ने, लाखों सपा और बसपा के लोगों ने, लाखों सीपीआई सीपीएम के लोगों ने, लाखों आरजेडी के लोगों ने, लाखों शिवसेना के लोगों ने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया, और बहुत सारे करोड़ों लोग शायद ऐसे थे जो किसी पार्टी से संबंधित ही नहीं, किसी विचारधारा से संबंधित ही नहीं। उनके लिए भगवान श्री राम का नाम ही आस्था है, विश्वास है। ये लोग भगवान श्री राम के नाम पर, आस्था पर, विश्वास पर हजारों करोड़ रुपया जो चंदा इकट्ठा किया गया, चढ़ावा इकट्ठा किया गया भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए, ये उस चंदे में भी मुनाफा की लूट कमाकर सवालों को पूछने से बंद करवाना चाहते हैं। पर ये जान लें कि देशवासी जागरूक हैं, भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण का चंदा जो खाएगा, मैं आज ये कहता हूं कि उसकी नरक लोक में भी गति नहीं हो सकती। धन्यवाद। जी सर, और वैसे भी शास्त्रों में मान्यता है कि गुप्त दान जो है वो श्रेष्ठ दान होता है। मैं अगला सवाल लेता हूं, मोहित दुबे जी। सर नमस्कार। नमस्कार दुबे जी। सर मैं मंदिर से संबंधित सवाल पूछना चाहता था, लेकिन कई सवाल हमारे साथियों ने पूछ लिया है। सर सुमोटो से अलग मेरा सवाल है। मैं अभी उस पर आ जाता हूं और आपसे अवश्य प्रणव जी लेंगे। कोई और सवाल सुमोटो से जुड़ा है? नहीं तो फिर वो दूसरे पे आ जाए। जी सर, हाँ, ये और कोई सवाल बचा हो राम मंदिर के मुद्दे पर, हमारे सुमोटो के मुद्दे पर? सुमोटो, मैं क्वेश्चन पूछ लूं संदीप जी। जी सर पूछिए ना। और म्यूट कर ले अपने आप को, पीछे शोर आ रहा है। जी हेलो। जी जी हाँ, सुनाई दे रहा है रणदीप जी? जी मैं सुन पा रहा हूं। जी हाँ, थैंक यू। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठा रहे हैं राम मंदिर का, हम भी लिख रहे हैं और दिखा भी रहे हैं लोग। तो मेरा ये कहना है कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैडम सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्रस्ट का हेड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या ट्रस्ट का कोई मेंबर को क्या चिट्ठी लिखा फॉर इन्वेस्टिगेशन? आदरणीय साथी, ये बात सही होती अगर ट्रस्ट के चेयरमैन महेंद्र नृत्य गोपाल दास जी ने 14 जून 2021 के हमारे खुलासे और आपके अखबार और टेलीविजन चैनलों के दिखाए जाने के बाद आगे बढ़कर सार्वजनिक तौर से बयान नहीं दिया होता कि उन्हें पूरे मामले में वो अपने आप को अलग करते हैं, जब ट्रस्ट के चेयरमैन की राय ही नहीं ली जा रही, जब ट्रस्ट के चेयरमैन महंत नृत्य गोपाल दास जी को विश्वास में ही नहीं लिया जा रहा, जब ट्रस्ट में गैर पारदर्शिता का इल्जाम खुद ट्रस्ट के चेयरमैन लगा रहे हैं और अब शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती जी भी लगा रहे हैं, तो जब संत और महंत और ट्रस्ट के चेयरमैन खुद गैर पारदर्शिता का इल्जाम लगा रहे हैं, सीक्रेसी का इल्जाम लगा रहे हैं, चर्चा ना होने का इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर चिट्ठी लिखने की जरूरत ही कहां है? फिर तो तथ्य सार्वजनिक पटल पर हैं। अब तो केवल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की आवश्यकता है। धन्यवाद। प्रणव जी। धन्यवाद। मेरे ख्याल से सर हम ओपन करें और दूसरे सवालों के लिए। जी 3 सवाल है। पहला सामिया ने पूछा था, उसके बाद सिद्धार्थ, फिर आप मोहित पूछिएगा। सामिया। Sir, I wanted to ask you about a statement made by West Bengal PCC chief Adhir Ranjan Chaudhary, where he says that the reason why Mamata Banerjee won with a thumping majority is because the Muslims found an alternative in TMC, and the equation changed, that even the Congress's trusted Muslim vote bank decided to not vote for the Congress and decided to go ahead and vote for TMC. So do you think this is a fact? Because with UP elections coming, will there be a change in Congress strategy to try and woo them back? Samia ji, first I want to say this is factually incorrect. This is a 2-month-old story based on which you are now asking me a question. And after that, our PCC president, Adhir ji himself clarified that he was misquoted. So I think the question does not arise. In any event, Congress party believes
that we don't seek votes based on caste, color, region or religion. I'm again saying, Congress party refuses to seek votes in the name of religion, caste, race or region. And we shall never do so, whatever may be the cost. Thank you. Thank you. सिद्धार्थ जी. हाँ, नमस्कार सर. सर, जब से 370 हटाई गई है उसके बाद से पहली बार अब एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है. प्रधानमंत्री उसकी खुद अध्यक्षता करेंगे. कांग्रेस पार्टी इस कदम को कैसे देखती है और क्या कांग्रेस पार्टी इसमें रिप्रेजेंटेशन देगी? क्योंकि पीडीपी ने अभी कहा है वो पहले अपनी मीटिंग में तय करेंगे, अपनी पार्टी में तय करेंगे, उसके बाद आएंगे. तो कांग्रेस का क्या रुख है ये मैं जानना चाहूंगा. आदरणीय साथी, आपका मैं ध्यान आकर्षित करूंगा कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव 6 अगस्त 2019 की ओर. कांग्रेस पार्टी ने लगातार ये कहा है कि जम्मू और कश्मीर को, जिसको एक पूरे राज्य का दर्जा था, पूरे राज्य का दर्जा खत्म करना, जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र को बहुत बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कर पहुंचाई है. और कांग्रेस कार्य समिति का वो प्रस्ताव 6 अगस्त 2019 का आज भी उतना ही रेलेवेंट है, बल्कि और रेलेवेंट है, जिसमें हमने स्पष्ट तौर से ये मांग रखी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, वहां विधायिका को रिस्टोर किया जाए और जनता को वोट डालकर अपने प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया जाए. अब तो निर्णय जो है वो केंद्र सरकार को करना है, वो मीटिंग के माध्यम से करे या फिर सीधे कांग्रेस पार्टी ने जो 6 अगस्त 2019 को सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित करके कहा था उसे स्वीकार करे, क्योंकि ये हमारी नहीं, ये प्रजातंत्र की कसौटी है. धन्यवाद. Sir, in English also, if you can please repeat this. Thank you. Let me draw your attention to the resolution of the Congress Working Committee of 6th of August 2019, whereby the Indian National Congress clearly demanded the restoration of full statehood for the state of Jammu and Kashmir. We believe that undoing it is a direct attack on democracy and the constitutional principles. Indian National Congress believes that grant of full statehood to state of Jammu and Kashmir, as also holding elections so that people are able to elect their representatives and have a assembly of their own to carry on the affairs of the state instead of a rule by Delhi, is the only way forward to guarantee full restoration of democratic rights in Jammu and Kashmir. Thank you. It is now for the Prime Minister and the BJP to decide whether to hold a meeting or to accept the demand of the Indian National Congress in the interest of the Constitution, democracy and the people to restore full statehood to the state of Jammu and Kashmir. Thank you. Thank you, sir. Last question, Mohit Dubey ji. Yes, Mohit ji. मोहित जी, सवाल है आपका भी? मोहित भाई, मुझे लगता है कि लिंक टूट गया उनका. प्रणव सर, मेरा एक सवाल है, अगर आप अनुमति दें. जी जय. यस जयनेंद्र, प्लीज कम इन. सर, मेरा सवाल असम से है. असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि 2 बच्चों की जनसंख्या नीति जो है वो अमल में लाई जाएगी और जिनके ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित किया जा सकता है. इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? आदरणीय मित्र, ये वही व्यक्ति तो हैं जिन्होंने ये भी कहा था कि मसाज पार्लर चलाना ज्यादा जरूरी है कोरोना से के नियंत्रण करने की बजाय. बस मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा. तो ये इस सम्मानित व्यक्ति की परिपक्वता का अपना एक उदाहरण है. मेरी आपसे भी राय है, आप तो बहुत गंभीर पत्रकार हैं और आपका चैनल भी बहुत गंभीर है.
ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति के बयानों को अनसुना कर देंगे तो उन्हें छपास की बीमारी समाप्त हो जाएगी। पर सर आपकी जानकारी के लिए मेरे ख्याल से इनके खुद के 6-7 भाई बहन। छोड़ दीजिए कि व्यक्ति विशेष का परिवार कौन है। मेरे दादा जो हैं उनके 1 दर्जन बच्चे हैं। मेरे पिताजी के 5 भाई और 6 बहनें, परंतु वो व्यक्तिगत बात हो सकती है। जी सर। तो इसलिए भूल जाइए। परंतु परिपक्वता भी राजनीति में पद के साथ, उसकी गरिमा के साथ आनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति को केवल छपास की ही बीमारी है तो पत्रकार मित्रों और चैनल्स का भी ये दायित्व है, और हम सब का भी, कि ऐसे उल जलूल बयानों पर ध्यान ही ना दें, ताकि देश को गंभीरता से चुनौतियों से सामना कर पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।